हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इंडिया क्वासी फेडरल क्यों है और यूनिटरी की कंडीशंस 3 कंडीशंस हमने पढ़ी थी। आगे की कंडीशन हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ निहारिका। हमने लास्ट की 3 कंडीशंस हमने पढ़ी थी, वो हमने आर्टिकल डिस्कस किए थे। आर्टिकल 3 जिसमें सेंटर के पास पावर होती है किसी स्टेट का नाम बदलने के लिए या डिवाइड करने के लिए या मर्ज कर सकते हैं। शेड्यूल 7 हमने पढ़ा था और रेजिडरी जो पावर दी हुई है सेंटर को वो हमने जानी थी। और फोर्थ कंडीशन है वो जो सेंटर को देता है पावर, वो देता है आर्टिकल 155। अब आर्टिकल 155 क्या कहता है? जैसे हमने बात की थी यूनियन गवर्नमेंट, यूजी फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड एसजी फॉर स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। और स्टेट का हेड कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन है? गवर्नर। अब गवर्नर जो है वो कौन अपॉइंट करता है या कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है कि वो नया गवर्नर लाए, ये जो है उसे हटा दे। सो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द गवर्नर इज इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसका हेड है? यूनियन का, इट मीन सेंटर का हेड है। तो अगर गवर्नर है तो स्टेट का हेड, पर गवर्नर का जो बायसनेस है वो होगी सेंटर की तरफ। क्यों? क्योंकि सेंटर के हाथ में उसे हटाना या उसे मतलब अपॉइंट करना है उसके हाथ में, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो बायसनेस है वो किसकी तरफ होगी? सेंटर की तरफ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सेंटर क्या है? मोर पावरफुल है। सेंटर चाहे तो गवर्नर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपनी बातों में ले सकता है, स्टेट के बारे में जान सकता है। गवर्नर क्या काम करता है? एक लिंक है सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, एक लिंक का काम करता है। वो स्टेट में क्या एक्टिविटी हो रही है एक रिपोर्ट सबमिट करता है सेंटर को, और उसके हिसाब से ही सेंटर एक्शन लेता है। पॉजिटिव रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट है, क्या कमी है क्या कमी नहीं, ये सारी चीज़ जो है गवर्नर एक रिपोर्ट में तैयार करके सेंटर को देता है। ठीक है, अब सेंटर अगर चाहे, अगर स्टेट में अगर उनकी पार्टी नहीं है, बाई चांस ऑपोजिशन पार्टी है, तो सेंटर चाहे तो उनको वहाँ पे गवर्नर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपनी बातों में लेके उस स्टेट के बारे में कुछ अलग रिपोर्ट बनवा सकता है। चाहे तो, मैं ये नहीं कह रही होता ही है, अगर चाहे तो दे कैन, अगर वो चाहते हैं और अगर उनकी सेम है पार्टी तो देन तो इट्स ओके। अगर ऑपोजिशन पार्टी है तो उनको गिराने के लिए तो गवर्नर को अपनी बातों में ले सकते हैं, और गवर्नर को बायस होना पड़ेगा। गवर्नर आ भी सकता है क्योंकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में, मीन्स प्रेसिडेंट के हाथ में है। और प्रेसिडेंट किसका हेड है? यूनियन गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट जो एक कैच होता है, इनडायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस होता है सेंटर का, वो किस पे है? स्टेट पर है। और इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो सेंटर क्या है? मोर पावरफुल है। जो स्टेट गवर्नर ही बदल सकता है, रिपोर्ट बदल सकता है, तो क्या है इससे? सेंटर मोर पावरफुल है। और जहाँ सेंटर पावरफुल है, उसके पास ज़्यादा पावर है, तो उससे क्या पता लगता है कि वो कंट्री यूनिटरी है। ठीक है, ये फोर्थ कंडीशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में क्या जो पावर दे रहा है सेंटर को? आप समझिए, ये स्टेट है, हम एग्जांपल लेते हैं, ये स्टेट है। स्टेट का हेड कौन होता है? सीएम होता है हेड। सब जो टेक्निकली जो सारे काम जो करता है वो सीएम करता है टेक्निकली, पर एक्चुअली जो कौन सब कुछ सुपरवाइज कर रहा है, कौन एक्शन ले रहा है, सीएम को कौन गाइड कर रहा है? उस सीनियर मोस्ट पोजीशन पे जो लोग होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं आईएएस, आईपीएस या आईआरएस,
ये 3 मोस्ट पावरफुल जो एक पोजीशन है, ये अपॉइंट होते हैं स्टेट में। आप जानते हैं कि हर स्टेट में एक कैडर मिलता है उनको, सिलेक्शन होने के बाद कैडर मिलता है, स्टेट मिलती है उनको कि किस स्टेट में आप अपॉइंट होंगे। तो टेक्निकली सीएम हेड होता है और सीएम ही रन कर रहा होता है स्टेट को, पर एक्चुअली क्या कौन रन कर रहा होता है? ये जो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे जो है अपॉइंट होते हैं, ये सर्विस मैन जो अपॉइंट होते हैं, ये एक्चुअली रन कर रहे होते हैं स्टेट को। क्या एक्शन लेना है, कितना रेवेन्यू है, कितना फाइनेंस का लेना है, तो क्या एक्शन लेना है, वो ये जो सीनियर मोस्ट पोजीशन में जो ऑफिसर्स होते हैं वो सीएम को बताते हैं। देखने में तो सीएम हेड होता है, पर एक्चुअली क्या रन कर रहा होता है स्टेट को? ये सीनियर मोस्ट पोजीशन पे जो ऑफिसर्स होते हैं ये रन कर रहे होते हैं। एक्चुअली में पता होता है, वो ही गाइड करते हैं। सो पावर तो उनके हाथ में हुई। अब जब ये लोग हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, इनके एग्जाम्स, जैसा आप लोग जानते हैं, इनके एग्जाम्स किस लेवल पे होते हैं? सेंट्रल लेवल पे होते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं सेंट्रल लेवल पे इनके एग्जाम्स होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका कि आपको किस कैडर में मिलेगा? सेंटर करती है अपॉइंटमेंट इनका। हटा कौन सकता है? सेंटर। अगर सपोज आईएएस ऑफिसर हैं, वो किसी स्टेट में अपॉइंट है, उसको कोई कैडर मिल गया, सपोज यूपी का मिल गया या किसी भी स्टेट का मिल गया है उसको, अब उसने कोई नहीं बात मानी स्टेट की, ठीक है, तो स्टेट क्या कर सकती है? उसको सस्पेंड कर सकती है, सिर्फ सस्पेंड कर सकती है, ठीक है। और अगर सेंटर चाहे तो वो उसके जो स्टेट ने उसको जो नोटिस दिया, सस्पेंशन का नोटिस दिया है, उसको रिवोक कर सकती है, यानी हटा सकती है। तो ये पावर किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है, ठीक है। स्टेट का सस्पेंशन नोटिस भी सेंटर हटा सकती है उस आईएएस ऑफिसर के ऊपर या किसी भी ऑफिसर के ऊपर, ठीक है। तो अगर सेंटर तो सारे काम कर रही है, अपॉइंट कर रही है, एग्ज़ाम ले रही है, उसको कैडर दे रही है, और काम उसे स्टेट में करना है, स्टेट के लिए तो काम कर रहा है वो, बस इनडायरेक्टली पावर किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट ने वो सस्पेंशन दे दिया है तो उसको रिवोक कर सकता है, उसके हाथ में है। वो चाहे तो सेंटर चाहे तो वो जो नोटिस देता है स्टेट, उसको रिवोक कर सकता है। तो इनडायरेक्टली पावर किसके हाथ में है? सेंट्रल के हाथ में। यहाँ भी इस बात को प्रूव होता है कि सेंटर जो है पावरफुल है। ये ऑफिसर्स काम तो उनके लिए कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली सेंटर ही उनका हेड हो रहा है, क्योंकि अपॉइंटमेंट, रिमूवल, उसको रिवोक करना सब कुछ किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है। सेंटर चाहे तो डिसमिस कर सकता है, स्टेट डिसमिस नहीं कर सकता है उस पोजीशन पर, खाली सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। अब अगर आप आईएएस ऑफिसर या आईपीएस या आईआरएस ऑफिसर बनते हैं तो आपका झुकाव किसकी तरफ होगा? सेंटर की तरफ या स्टेट की तरफ? सो आंसर इज आपका किसी की तरफ भी नहीं होगा। आप बायस नहीं हो सकते हैं। बीइंग एन ऑफिसर आप बायस नहीं हो सकते हैं, ना तो आप स्टेट की तरफ ना तो सेंटर की तरफ। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, पर अगर जो ऑफिसर्स होते हैं वो ना तो स्टेट की तरफ बायस होते हैं ना सेंटर की तरफ। जो उनके लिए सही है वो सही, जो गलत है वो गलत है। हाथ है सबके सेंटर में ही, सबके हाथ में है, पर आप बायस नहीं हो सकते एज एन ऑफिसर, ठीक। और अगर ये सेंटर चाहे तो इन ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि अगर वो कोई भी सेंटर का मिनिस्टर है, वो चाहता है तो इस आईएएस ऑफिसर को बोल सकता है कि इस स्टेट में दंगे करवाने हैं या ऐसे ऐसे करवाना है, वैसे करवाना है, कोई सिक्योरिटी में ऐसे ढील देनी है या टाइट करनी, कुछ भी करना है, सेंटर चाहे तो कर सकता है। और वो ऑफिसर मना भी नहीं कर सकता है, चाहे तो मना कर सकता है, लेकिन उसके हाथ में है। सेंटर चाहे तो उसकी पोजीशन ले सकता है, उसे ना चाहकर भी उसका बात मानना पड़ जाता है, क्योंकि स्टेट की नहीं मानेगा उसे सस्पेंशन मिलेगा, अगर सेंटर की नहीं मानेगा तो उसे डिसमिस ही कर दिया जाएगा उस पोजीशन से। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो 3 है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, 3 है ये एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, चाहे तो एक और नई सर्विसेज ला सकता है, एक और ला सकता है, जितनी चाहे पार्लियामेंट सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज ला सकता है। वो किसके हाथ में है? वो पार्लियामेंट के हाथ में ही है, बाय पासिंग द रेजोल्यूशन राज्यसभा। रेजोल्यूशन पास होने के बाद राज्यसभा में पार्लियामेंट चाहे तो कितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज खोल सकता है, चाहे तो पोजीशन बढ़ा सकता है,
3 है उसके 4 या 5 कर सकता है। तो ये सब पावर किसके हाथ में है? सेंटर के पास में है। और जहाँ सेंटर पावरफुल होता है वहाँ क्या होता है? यूनिटरी होता है। तो इस कंडीशन से भी आपको समझ में आया कि हमारी कंट्री यूनिटरी कैसे है। अब नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं। हम इन कंडीशंस को जानकर ये पता कर रहे हैं कि इंडिया यूनिटरी कैसे है, वो फेडरल क्यों नहीं रह सकता है। तो इन सब कंडीशन से हम जान पा रहे यूनिटरी है। ठीक है। अब जैसे अमेरिका में स्टेट के पास अलग पावर है, हर चीज़ स्टेट की अलग है। जैसे सेंटर के पास है वैसे ही सब कुछ स्टेट के पास है। ठीक है। ऐसे इनका जुडिशरी सिस्टम अलग है। हमारा क्या है? एक ही अपेक्स बॉडी है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ यूनियन लेवल पर यानी सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है। जबकि अमेरिका में हर स्टेट का अपना अपना है। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स हैंडल करता है। हमारे इंडिया में एक ही अपेक्स, एक ही जुडिशरी बॉडी है सुप्रीम, वो है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट वगैरह है लेकिन एक ही अपेक्स बॉडी है, वो है सुप्रीम कोर्ट, जो दोनों के ही मैटर रिजॉल्व करता है, चाहे वो सेंटर के हों चाहे वो स्टेट के हों। पर इसमें भी क्या है, जो जजेस वगैरह होते हैं उनके एग्ज़ाम लेना, उनको अपॉइंट करना, उनको हटाना, वो किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है। ठीक है। जजेस को हटाना कि कोई जज है उसको हटा दिया, उसकी एज बढ़ा दी, या एज जैसे हम बोलते हैं ना इस एज में रिटायर हो जाएगा वो, या नहीं होगा, ये सब किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है। जुडिशरी का काम तो क्या है, हमने पढ़ा जुडिशरी का काम क्या है कि उसको इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको देखना है कि सेंटर गलत है कि स्टेट गलत है, उसका अपना नज़रिया है। पर होना क्या चाहिए, अगर आपको फेडरल बनना है तो हर स्टेट का अलग अलग एक कोर्ट होना चाहिए। पर इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में एक ही बॉडी है, एक ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी सेंटर के हाथ में है। ठीक है, कि वो कब हटाएंगे उसको, कब रिमूव करेंगे, कब एज क्राइटेरिया बढ़ाएंगे घटाएंगे, कब क्या करें क्या नहीं करेंगे, वो सब क्या है? सेंटर के हाथ में है। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की एक ही बॉडी है हमारे में, जैसे आप जानते हैं अमेरिका में अलग अलग है, इसलिए वो फेडरल है। स्टेट के पास अलग है, सेंटर के पास अलग है। अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, तो फेडरल कैसे होगा? यूनिटरी होगा कि जब सेंटर के हाथ में ही सब कुछ है। एक ही इलेक्शन कमीशन की हमारे पास बॉडी है। इलेक्शन कमीशन भी हमारे पास एक ही है। ठीक है, उसमें भी सेम क्राइटेरिया, वो भी जो कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है, वो उसका अपॉइंटमेंट रिमूवल वो भी किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है। ठीक है। जब भी आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं, जब इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं तो ऑपोजिशन क्या कहती है कि इनके हाथ में था, गड़बड़ कर दी, ठीक है, वोट ले लिए, या उसको ब्राइब दे दी, घूस दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंटर के हाथ में ही अपॉइंट करना है। जो कमिश्नर हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, ये सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उन्हें हटाना, लगाना, उनका एज, जो एज क्राइटेरिया है वो बढ़ाना, सैलरी वगैरह, कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं हुआ, क्या वैकेंसी निकली क्या नहीं निकली, वो किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है। सो इनडायरेक्टली क्या हो गया, हमने बोला तो है कि उसको सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि गलत कौन है। अगर स्टेट सेंटर गलत है तो स्टेट पिटिशन दे सकता है, और उसको काम भी इंडिपेंडेंट करना है। ये नहीं कि वो यूनियन लेवल पे है तो सेंटर का साथ देगा, ऐसा नहीं है। पर लेकिन इनडायरेक्टली किसका है, किसके हाथ में पावर है? इनडायरेक्टली स्टेट के हाथ में पावर है, सॉरी इनडायरेक्टली सेंटर के हाथ में पावर है। तो सेंटर ज़्यादा पावरफुल हुआ इस कंडीशन से भी। तो इस कंडीशन से हमें क्या लग रहा है कि इंडिया यूनिटरी है। ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है कैग की, ये नाम आपने सुना होगा। अब एक कंडीशन तो कोर्ट की हो गई, एक कंडीशन इलेक्शन कमीशन की हो गई, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या? कैग। कैग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। कॉम का मतलब है अकाउंट्स। ठीक है, यानी कि डेबिट क्रेडिट देखना, कितना आ रहा है पैसा, कितना जा रहा है, कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना क्या है, वो सब क्या देखती है? कैग हैंडल करती है, स्टेट वाइज भी और सेंट्रल वाइज भी। ठीक है। सो कैग का काम क्या है?
इसमें जो ऑफिसर होते हैं, ऑडिटर ऑफिसर होते हैं, उनका ऑडिट करने का काम है, यानी कि अकाउंट्स देखने का काम है, वो दोनों ही, यानी कि सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी दोनों के अकाउंट्स देखते हैं कि कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा पैसों का। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि एग्जाम्पल में अरविंद केजरीवाल, उनका देखा था कि उन्होंने इतना सारा पैसा मिसयूज किया हुआ है। वो किसने पता लगाया था? कैग ने पता लगाया था, जैसे 2G स्कैम हुआ था। ठीक है, तो ये सब कैसे पता लगते हैं? जब वो अकाउंट्स चेक होते हैं। ठीक है, कि कहीं कितना पैसा आ रहा है, जितना आ रहा है वो सही में यूज़ हो रहा नहीं हो रहा, मिसयूज तो नहीं हो रहा है, कितना आप रेवेन्यू दिखा रहे हैं वो उतना है भी या नहीं, जितना एक्सपेंडिचर आप दिखा रहे हैं उतना है भी या नहीं। ये सब काम किसका है चेक करने का? वो है कैग का काम, ऑडिट ऑफिसर का काम है वो चेक करना। वो सेंट्रल लेवल पे भी चेक करता है और स्टेट लेवल पे भी चेक करता है। ठीक है, और जो उसको लगता है अगर, तो वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करता है और सबमिट करता है। सो कैग का अपॉइंटमेंट रिमूवल किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। अगर सेंटर चाहे तो किसी भी स्टेट में अगर ऑपोजिशन पार्टी रूल कर रही है उस स्टेट में, तो सेंटर चाहे तो कोई भी अपना ऑडिटर ऑफिसर भेज सकता है कि जाके तुम रिपोर्ट बनाओ कि उनका कितना एक्सपेंडिचर है, कितना पैसा आ रहा है, कितना घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा। आप देखते होंगे न्यूज़ में कितनी न्यूज़ आती हैं। तो स्टेट चाहे तो एक्यूज़ कर सकती है। कभी आप न्यूज़ में देखा होगा, स्टेट कह देती है कि ये सेंटर की चाल है हमें हटाने के लिए या हमें गिराने के लिए। तो ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि कैग के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सेंटर भेजती है, उन्हें अपॉइंट भी सेंटर ही करती है, यानी प्रेसिडेंट के हाथ में है। उन्हें हटाना लगाना सब कुछ किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है। इसलिए स्टेट एक्यूज करती है सेंटर को कि आपने हमारे स्टेट में जानबूझ के ऑडिटर भेजा है हमें हटाने के लिए। ठीक है, काम तो वो दोनों के लिए करती है, सेंटर स्टेट के लिए, पर हाथ में इनडायरेक्टली किसके है? सेंटर के हाथ में है। और इससे क्या बात प्रूव होती है कि सेंटर इज मोर पावरफुल। सेंटर क्या है? पावरफुल है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हम जाते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? आर्टिकल 256 एंड 257। ये आर्टिकल क्या परमिशन देता है? सपोज ये सेंटर है, दिल्ली सेंटर है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है? स्टेट हैं। ठीक है, अब सपोज एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सेंटर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया कि अब फास्ट टैग आप यूज करेंगे, यानी टोल पर जैसे आप जाते हैं तो पहले आप कैश देते थे, हर टोल पे करते थे। अब क्या फास्ट टैग लगा दिया है हर उस पे व्हीकल पर कि आपको स्कैन होगा, आपको पैसा नहीं देना और आपका जो फास्ट टैग स्कैन होगा आप जा सकते हैं। पर सपोज एग्जांपल यूपी ने अपना ही टोल लगाया हुआ है, उसने सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो नहीं माना और अपना ही टोल लगाकर इनडायरेक्टली मिसयूज करा पैसों का और पैसे लेने लगे। अब जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पता लगा, या तो उन्हें इन्फॉर्म किया जाता, पर उन्हें इन्फॉर्म करना कोई इलीगल काम है। जब सेंटर ने एक एडमिन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया कि अब टोल में आपको पैसा नहीं देना है, फास्ट टैग लगाना है, तो यूपी को मानना चाहिए, क्योंकि सेंटर का ऑर्डर पूरी इंडिया का ऑर्डर होता है, पूरी इंडिया में लागू होगा। पर यूपी ने अपना करा। एग्जाम्पल है, यूपी ने अगर सपोज अपना टोल लगा के पैसे लेने लगे और नेशनल अथॉरिटी जो है, हाईवे अथॉरिटी जो है, उनको पता लगा, उन्होंने सेंटर को अपना लेटर भेजा, नोटिस भेजा कि यूपी में, स्टेट में ऐसा ऐसा काम हो रहा है हमारे बिना परमिशन के। तो क्या करेगी सेंटर? उनको नोटिस भेजेगी कि 1 वीक के अंडर, 1 वीक में आप ये सब हटाइए और जो रूल, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ है उसको आप फॉलो करिए। और सपोज यूपी ने सुना ही नहीं सेंटर ने क्या बोला है, उनको 1 वीक का ऑर्डर दिया है कि हटाना है आपको ये सब, पर यूपी ने माना ही नहीं। तो सेंटर के पास क्या पावर है? इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो उन्होंने दिया था, अगर नहीं मानने पर, अगर कोई स्टेट नहीं मानती है वो ऑर्डर और वो हमारे इंटरेस्ट के लिए है, यानी कि हमारी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए, कंट्री की फेवर में है, और कोई स्टेट नहीं मानती है, तो सेंटर के पास पावर है कि वहाँ की गवर्नमेंट डिसमिस कर सकती है वो। और ये पावर कौन देता है? आर्टिकल 365। सो आर्टिकल 365 जो सेंटर को ये पावर देता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है। ठीक है, जो आर्टिकल 256, 257 क्या कह रहा है कि सेंटर के पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने का पावर है।
ये जो आर्टिकल है ये वाली पावर दे रहा है कि आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकते हैं जो नेशनल फेवर में है, यानी नेशनल इंटरेस्ट में है, कंट्री के फेवर में है। आप ये ऑर्डर दे सकते हैं और ये ऑर्डर पूरी कंट्री को मानना होगा। अगर कोई कंट्री नहीं मानती है तो आप एक्शन ले सकते हैं, ये आर्टिकल ये देता है। और क्या एक्शन ले सकते हैं कि आप उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं। डिसमिसल की जो पावर है वो कौन देता है? आर्टिकल 365 सेंटर को पावर देता है कि आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं अगर वो आपका कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मानती है जो नेशनल फेवर में है या नेशनल इंटरेस्ट में है। ठीक है, सेंटर डिसमिस कर सकती है स्टेट को, स्टेट डिसमिस नहीं कर सकती है। अगर स्टेट ने कोई ऑर्डर पास किया, सेंटर नहीं मानती है तो स्टेट डिसमिस नहीं कर सकती, ये पावर नहीं दी गई है स्टेट को, सेंटर डिसमिस कर सकती है। ठीक है, सो अब इससे भी क्या प्रूव हो रहा है कि सेंटर क्या है? मोर पावरफुल है स्टेट से, तो इसलिए यूनिटरी है हमारी इंडिया। लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन है कि जैसे आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अब जो राज्यसभा है यानी कि हाउस ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब राज्यसभा क्या है? हाउस ऑफ स्टेट, यानी कि हर स्टेट का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर क्या है? राज्यसभा का है। ठीक है, पर इसमें भी क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसमें जो 12 नॉमिनीज हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने आर्ट्स है या लिटरेचर है या किसी थिएटर वर्क है, किसी भी चीज़ में अगर उन्होंने एक्सेलेंस है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ये 12 नॉमिनीज है, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो हाउस ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? अमेरिका में हाउस ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? अमेरिका फेडरल किस तरीके से, आप ये देखिए, वहां भी एक सीनेट होता है। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है ऐसे वहाँ सीनेट होती है, आपने नाम सुना होगा। वहाँ 100 मेंबर्स हैं। ठीक है, 100 मेंबर्स हैं, यानी कि 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में। हर एक स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। यानी कि हर स्टेट को इक्वल चांस दिया गया है। अपने इंडिया में क्या है? एक तो नाम है हाउस ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, पर आपको लगता है कि हमारे इंडिया में इक्वल इम्पोर्टेंस दी हुई है स्टेट को, जैसे अमेरिका ने दी हुई है। अमेरिका में 100 मेंबर्स है सीनेट में, यानी राज्यसभा, जैसे अपनी राज्यसभा है ऐसी वहाँ अमेरिका में सीनेट है, सीनेट मेंबर, जैसे आपने कभी सुना भी होगा। उसमें 50 स्टेट्स है अमेरिका के, हर स्टेट का 2 रिप्रेजेंटेटिव है, तो 100 मेंबर्स हो गए। अपने इंडिया में ऐसा है नहीं है, क्योंकि 12 नॉमिनीज तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बिना किसी उसके, वो किसी भी स्टेट से आ रहे हो, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता आ रहे हैं नहीं आ रहे किसी स्टेट से। और दूसरा क्या कंडीशन है कि अपने यहाँ पॉपुलेशन वाइज, यानी पॉपुलेशन वाइज सीट्स हैं, यानी जैसे यूपी की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यूपी की ज़्यादा सीट्स होंगी। देन सपोज बिहार आ गया, सिक्किम की सबसे कम है। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि हम हर स्टेट को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मेंबर्स तो आ रहे हैं स्टेट के, पर इक्वल तरीके से नहीं आ रहे, जैसे अमेरिका में इक्वल तरीके से आ रहे थे। एक स्टेट में 2 हैं तो हर स्टेट में 2-2 ही मेंबर्स हैं। अपने इंडिया में पॉपुलेशन वाइज हैं, पॉपुलेशन वाइज सीट है, तो इक्वल जब स्टेटस ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं इंडिया फेडरल है? तो इंडिया फेडरल ही नहीं है। अगर जितनी इक्वल इम्पोर्टेंस दी होती स्टेट को, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, जितनी भी स्टेट है सबसे 2-2 मेंबर्स आ रहे होते तो इक्वल स्टेटस होता स्टेट का। तो इससे क्या है? अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है ये राज्यसभा में भी। नाम तो हाउस ऑफ स्टेट्स है और स्टेट को भी इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई है। सेंटर को पावर है, यानी कि स्टेट को तो इक्वल है ही नहीं। जब स्टेट ही इक्वल नहीं है सेंटर के हिसाब से तो क्या है? वहाँ फेडरल है ही नहीं, वहाँ क्या है? यूनिटरी है। तो इस तरीके से यूनिटरी सिस्टम है अपने इंडिया में। तो जैसे कहा गया है, बहुत से एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आपको तुलना करनी है अमेरिका से। शुरू से ही वेस्टर्न कंट्री से हमारी तुलना होती आई है, आपको फेडरल बनना, अमेरिका जैसे फेडरल बनी है। ठीक है,
हम अमेरिका जैसे फेडरल नहीं बन सकते हैं, ये मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं बन सकते हैं। कुछ तो पॉलिटिकल रीज़न है, कुछ डाइवर्स है हमारा इंडिया, ठीक है। यूनिटरी इसलिए है क्योंकि स्टेट को पावर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नेबरहुड हमारा ऐसा है, बहुत सारे जो हमारे एनिमी हैं, पाकिस्तान है, चाइना, जो चाहते हैं हमारी स्टेट उनमें मिल जाए, तो डिवाइडेशन हो जाएगा, पावर बट जाएंगी, अपनी कंट्री बिखर जाएगी। सो एक कंट्री एकजुट रहे, तो इसलिए सेंटर को ज़्यादा पावर दी हुई है कि स्टेट अपने हिसाब से ना चले। स्टेट चाहे तो उसके खिलाफ पिटीशन डाल सकता है सेंटर के खिलाफ कि नहीं सेंटर अपनी चला रहा है, पर अगर वो नेशनल फेवर में है, यानी कि कंट्री के फेवर में है, तो वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन कर सकता है। स्टेट के पास तो ये है पावर। अगर आप सोचेंगे कि सारी पावर सेंटर के पास में है तो स्टेट के चुपचाप बैठेगा, स्टेट चुपचाप नहीं बैठ सकता है, वो पिटीशन डाल सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ वो नेशनल फेवर में है, अगर सेंटर का डिसीजन है कि सिक्योरिटी वाइज है, ये हमारा कंट्री का भला हो रहा है, तो वो पिटीशन को डिक्लाइन कर सकता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इंडिया को यूनिटरी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फेडरल होना भी ज़रूरी है और यूनिटरी होना भी ज़रूरी है, इसलिए इसको क्वासी फेडरल बोला गया है। हमने जो फेडरल की कंडीशन पढ़ी थी उसमें 4-5 कंडीशन थी, अब यूनिटरी कितनी सारी कंडीशन है, तो यानी क्वासी फेडरल इसलिए तो हुआ कि यूनिटरी ज़्यादा है और फेडरल थोड़ा कम है, ठीक है। सो हम कॉपी किसकी नहीं है, अमेरिका की हम कॉपी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं अमेरिका कॉपी बनो, फेडरल बनो, ऐसे हम नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते, वो आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। सो हमारी अपनी ही फेडरेशन है जिसे हम बोलते हैं फेडरेशन सुई जनरिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारी अपनी ही फेडरेशन है, अपना ही यूनिटरी सिस्टम है, अपना ही फेडरल सिस्टम है। हम इस वाले में आते हैं, हमारा अपना इंडिया का है फेडरेशन सुई जनरिस, ठीक है। इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया कॉपी नहीं है किसकी, अमेरिका की कॉपी नहीं है, अमेरिकन फेडरल सिस्टम की कॉपी नहीं है एक तरीके से, ठीक है। हमारा अपना ही सिस्टम है और वो ज़रूरी भी है, कहीं कहीं भाई ज़रूरी भी है होना, ठीक है। सो सेंटर का इन्फ्लुएंस होना भी बहुत ज़रूरी है स्टेट के ऊपर। जो स्टेट अपनी मनमानी कर सकता है, अगर सपोज़ लड़ाई हो गई है और स्टेट के जो डिफेंस जाने हैं, आर्मी जानी है, और वो स्टेट मना कर दे, मैं अपनी आर्मी नहीं भेजूंगा, अपने यहाँ से आर्मी के नहीं भेजूंगा, कि हर स्टेट से रेजिमेंट होते हैं, अगर उसने मना कर दी मैं अपनी स्टेट से फोर्स नहीं भेजूंगा, तो सेंटर का इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्टेट अपनी मनमानी करने लगेगा। तो इस हिसाब से जुडिशरी होना भी ज़रूरी है जो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले, और सेंटर का प्रभाव होना भी बहुत ज़रूरी है, इन्फ्लुएंस होना भी बहुत ज़रूरी है स्टेट के ऊपर, जिसे एक पकड़, हमारी जो इंडिया का जो सिस्टम है ही ऐसा है कि नहीं तो हम डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब बातों से हमें क्या पता लग रहा है कि इंडिया क्वासी फेडरल क्यों है।